उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 शिष्यों के यौन शोषण के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। सहारनपुर की शाकुंभरी पीठ के पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके कुछ शिष्यों ने मिलकर गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करने वाले 2 बच्चों का यौन शोषण किया था, लेकिन उनके इस आरोप के बाद गहमागहमी तेज हो गई थी। आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक प्रयागराज में पुलिस ने जब केस दर्ज नहीं किया था तो वो उन शिष्यों को लेकर कोर्ट पहुंच गए थे। बाद में कोर्ट के आदेश पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके कुछ शिष्यों के खिलाफ प्रयागराज के झूसी थाने में केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदन गिरी और 2 से 3 अज्ञात आरोपियों को नामजद किया गया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ बच्चों के साथ गंभीर यौन शोषण के लिए लगाई जाने वाली पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाईं और जांच शुरू कर दी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक सक्रिय हो गई। पुलिस की एक टीम ने माघ मेला क्षेत्र का मुआयना किया तो एक टीम वाराणसी पहुंच गई। वाराणसी में ही शंकराचार्य का मठ मौजूद है। हालांकि पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और कोर्ट से मांग की कि प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज एफआईआर में ट्रायल और जांच पूरी होने तक सभी को अग्रिम जमानत दी जाए। 21 फरवरी को दर्ज हुई एफआईआर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ गंभीर यौन शोषण के आरोप में लगाए जाने वाले पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराएं लगाई गईं। एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की वो धाराएं लगाई गईं जो पद या शक्ति का गलत इस्तेमाल करके यौन अपराध करने के आरोप में लगाई जाती हैं। उनमें अपराध साबित होने पर 20 साल जेल, उम्र कैद या जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी बच्चे के साथ गंभीर यौन शोषण के आरोप में लगाई जाने वाली सख्त धारा भी लगा दी गई, जिसमें अपराध साबित होने पर 10 साल जेल की सजा या उम्र कैद या जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, एफआईआर में अपराध के लिए उकसाने या अपराधी की मदद करने के लिए लगाई जाने वाली धारा को भी जोड़ दिया गया। झूसी थाने में दर्ज एफआईआर में पॉक्सो एक्ट के अलावा किसी को डराने या धमकी देने के लिए लगाई जाने वाली धाराएं भी लगाई गई, जिनमें अपराध साबित होने पर आरोपियों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले को पूरी तरह फर्जी, मनगढ़ंत और बड़ी साजिश का हिस्सा बताया। उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है, जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुताबिक उन्हें फंसाने और जानबूझकर जेल में डालने की साजिश माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन से ही रची जा रही थी। शंकराचार्य ने शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के ईमेल में लिखी बातों पर भी सवाल उठाए। जो उन्होंने भेजा है ईमेल, उस ईमेल में लिखा है लड़का आब्लिक लड़की। इसका मतलब कि वो पहले से प्लान किए हुए हैं कि एक लड़का का और एक लड़की का इसमें हम करवाएंगे। शंकराचार्य ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को लेकर हमला बोला। उन्होंने प्रयागराज में तैनात एक पुलिस अधिकारी का सीधे सीधे नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उस पुलिस अधिकारी ने आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ मिलकर माघ मेले के दौरान ही उन्हें फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सबूत के तौर पर एक तस्वीर भी दिखाई। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं, यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए, इनके गले में माला पड़ी हुई है। और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? क्या ये प्रयागराज जिन्होंने ये पुलिस अफसर हैं क्या? ठीक है, थोड़ा जैसे संभल वाले हैं क्या? हम लोग भी पहचान अजय पाल सिंह जी, आप बताइए। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। हाँ, इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। आईपीएस अफसर अजय पाल की केक काटते हुए जो तस्वीर शंकराचार्य ने दिखाई, उसी तस्वीर में आशुतोष ब्रह्मचारी अजय पाल के दाहिनी तरफ खड़े होकर ताली बजाते दिखाई दिए। बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान की तस्वीर दिखाते हुए शंकराचार्य ने दावा किया कि पुलिस और शिकायतकर्ता मिले हुए हैं। तथाकथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी,
वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच पुलिस की अधिकारी भूमिका इतने पर बड़े आपको शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं। अजय पाल शर्मा 2011 बैच के यूपी कैडर के तेज तर्रार आईपीएस अफसर बताए जाते हैं, जिसके पिछले साल जो महाकुंभ हुआ और इस साल जो 3 जनवरी से 15 फरवरी तक आयोजित माघ मेले की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। वो माघ मेले के मुख्य सुरक्षा और व्यवस्था अधिकारी बनाए गए थे, लेकिन शंकराचार्य ने आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ उनकी तस्वीर का हवाला देकर यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। एक हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यौन शोषण के मामले में दर्ज केस की जांच किसी दूसरे राज्य की पुलिस से करवाने की मांग दोहराई। हालांकि आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा के साथ की तस्वीरों को लेकर आशुतोष ब्रह्मचारी ने तुरंत सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि जो तस्वीर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दिखाई वो उनकी नहीं है, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है। यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी दावा किया कि अजय पाल शर्मा के साथ उनकी कोई जान पहचान ही नहीं है। उनके मुताबिक शामली में तैनाती के दौरान आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा ने ही एक मामले में उन्हें जेल भेजा था। व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था, तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। जबकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि शामली में तैनाती के दौरान ही आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा और आशुतोष ब्रह्मचारी की दोस्ती हुई थी। 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहाँ से सक्रिय हो जाता है, इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं। ये सक्रिय हो गया, किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहाँ पर ड्यूटी पर है, और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं, और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। पुलिस और शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पर मिलीभगत करके फंसाने का आरोप लगाने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि उनके ऊपर केवल 2 शिष्यों की तरफ से नहीं, बल्कि एक नाबालिग बच्ची की तरफ से भी यौन शोषण का आरोप लगवाने की प्लानिंग की गई थी। क्योंकि शंकराचार्य ने बताया कि वाराणसी में मौजूद उनके मठ में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक व्यक्ति पहुंचा और आशुतोष ब्रह्मचारी का नाम लेते हुए उसने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं, एक बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है, थोड़ा सा उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है, तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम ये अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे। कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। वाराणसी में शंकराचार्य के मठ में पहुंचे व्यक्ति ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बताया कि जब उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी की मदद करने से इनकार कर दिया था तो उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दी गई थीं। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी को एक हिस्ट्री शीटर बताया और दावा किया कि उनके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी खुद कई अपराधों में लिप्त पाए गए थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आशुतोष ब्रह्मचारी का असली नाम आशुतोष पांडे है और वो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला इलाके के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता एक बस कंडक्टर थे। साल 2022 में उन्होंने चित्रकूट की तुलसी पीठ के जगतगुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली थी। इसके बाद उन्होंने संन्यास लिया, नाम बदला और आशुतोष ब्रह्मचारी हो गए थे। संन्यास के बाद वो सहारनपुर की शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर और मथुरा के कई मंदिरों से जुड़ गए थे। पुलिस रिकॉर्ड में उनके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज मिले। इनमें गोहत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी और सरकारी जमीन पर कब्जा करने जैसे कई गंभीर मुकदमे शामिल थे। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी के मुताबिक उनके खिलाफ कई मुकदमे साजिश के तहत दर्ज करवाए गए थे। इनमें कई में वो पूरी तरह बरी भी हो चुके हैं। और शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दल खुलकर उनके समर्थन में खड़े हो गए। दोनों विपक्षी पार्टियों ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका जताई और कांग्रेस ने तो सीधे सीधे बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ही
अविमुक्तेश्वरानंद को परेशान किया जा रहा है। सरकार के दबाव में, भाजपा की सरकार के दबाव में सारा काम किया जा रहा है। परम पूज्य शंकराचार्य जी का ये अपमान हो रहा है और एक एक काशीवासी, काशी के एक लोग उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो इस मुद्दे पर राज्य के सभी 75 जिलों में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के मुताबिक उसके कार्यकर्ता सुबह सड़कों पर उतरेंगे और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में रैलियां निकालेंगे। इस प्रदर्शन के बाद वो मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी भेजेंगे। इससे पहले अजय राय वाराणसी पहुंचे और उन्होंने केदार घाट पर मौजूद मठ में जाकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया कि वो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों को गलत बताया। हमारी संवेदना जो शंकराचार्य जी के साथ है, समाजवादी उनके साथ खड़ी है और उनके साथ जो है कि उनके तकलीफ में भी उनके साथ है। समाजवादी पार्टी ने यह मांग भी की कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सम्मान करे और उनके साथ एक अपराधी की तरह बर्ताव न करे। उसने बीजेपी को याद दिलाया कि वो सनातन के नाम पर ही राज्य की सत्ता में आई थी। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि अगर यह बात सच है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, तो यह रामभद्राचार्य के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव ने इसके लिए रामभद्राचार्य पर हमला बोला। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। एक रोज पहले इसी मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की थी। उधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक मॉल में आग लगने से कोहराम मच गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक मॉल में लगी भीषण आग से हाहाकार मच गया। जानकारी के मुताबिक मॉल के अंदर मौजूद एक सुपरमार्केट में आग लगी, जो देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। इस आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई गई। दिल्ली से लेह जा रही स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बताया गया कि उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही तकनीकी खराबी आने की वजह से विमान को वापस एयरपोर्ट लाया गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। घटना में बाइक चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर उसे जैम कर दिया। बाद में पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। उधर लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले जिस लाल बारादरी नाम की इमारत के बाहर नमाज पढ़ी गई थी, उसे लेकर 13 छात्रों को नोटिस जारी कर दिया गया। ये वो छात्र हैं जिन्होंने इमारत के बाहर नमाज पढ़ने के साथ वहां रोजा इफ्तारी भी की थी। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 22 फरवरी को लाल बारादरी इमारत को जर्जर और असुरक्षित बताते हुए बंद कर दिया था। इसका पता चलने पर कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के छात्रों ने वहां बवाल कर दिया था। उसी शाम इमारत के बाहर नमाज भी पढ़ी गई थी। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर मुस्लिम समुदाय के छात्रों के नमाज पढ़ने के विरोध में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता इमारत के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंच गए और उसकी वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार फिर बवाल हो गया। एबीवीपी के कार्यकर्ता उसी लाल बारादरी इमारत के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर अड़ गए, जिसके बाहर मुस्लिम समुदाय के छात्रों ने नमाज पढ़ी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस के रोकने की वजह से एबीवीपी के लोग धरने पर बैठ गए और वहां नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ पर देखिए बच्चे, पुलिस ने रोका इन्हें, पुलिस इन्हें रोक रही है, पुलिस ने रोका इन्हें, बच्चों को, स्टूडेंट्स को रोका, स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट्स को रोका, एसीपी इलाके के उन्होंने रोक लिया, स्टूडेंट्स बैठ गए। रामचंद्र के जय भवानी। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर लाल बारादरी इमारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इस बार पुलिस के जवानों के रोकने पर वो लोग उनसे भिड़ गए। देखते ही देखते उनके बीच धक्का मुक्की होने लग गई। धक्का मुक्की हो रहा है, पुलिस छात्रों को धक्का देती हुई, छात्र लाल बारादरी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस छात्रों के बीच धक्का मुक्की, देखिए यहाँ पर तस्वीरों में पुलिस छात्रों को धक्का देके हटाती हुई, यहाँ पर तस्वीरों में देखिए आप, देखिए यहाँ पर तस्वीरों में छात्रों को हटाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में
लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहले ही चेताया गया था। पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने से वहां अफरा तफरी मच गई। 2 दिन पहले लाल बारादरी इमारत के बाहर मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने नमाज पढ़ी थी। उसी के विरोध में एबीवीपी के छात्रों ने इमारत के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जबकि पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए समझाया था। किस तरीके से जो छात्र हैं और पुलिस है वो सामने सामने आ चुके हैं। पुलिस ने पहले इनको समझाया था कि ये नहीं इस तरीके से आकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद छात्र आए और छात्रों ने आकर यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने से वहां के हालात बिगड़ गए। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों की लाख कोशिश के बाद भी पुलिस ने उन्हें लाल बारादरी इमारत के पास पहुंचने नहीं दिया। इस दौरान उन छात्रों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर आए थे अपना प्रदर्शन, लेकिन किस तरीके से पुलिस गुंडागर्दी अपना रही। जब उस दिन इफ्तार पार्टी किया गया था, ये पुलिस प्रशासन कहां पे थी? धरने पर बैठे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिकारी और यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग इमारत के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद पर अड़े रहे। उसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारी छात्र लाल बारादरी इमारत की तरफ दौड़ पड़े। लाल बरादरी की तरफ बढ़े, वो आगे की तस्वीर दिखाइए कमलेश। लाल बरादरी की तरफ बढ़े, स्टूडेंट्स बढ़ गए लाल बरादरी की तरफ। लाल बरादरी का लाठीचार्ज, पुलिस की तरफ से हल्का बल का इस्तेमाल। बवाल और हंगामा करने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई से वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वहां के हालात नहीं संभले। पुलिस के खदेड़ने के बाद प्रदर्शनकारी छात्र चीफ प्रॉक्टर के ऑफिस के बाहर पहुंच गए और लाल बारादरी इमारत को नुकसान पहुंचाने वालों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वहां धरना शुरू कर दिया। पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। 22 फरवरी को इसी लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्रों चौराहे पर नमाज पढ़कर अशुद्ध कर दिया गया था। तब यह नपुंसक विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन उन सब के खिलाफ एक हाथ करने लगे। कुछ देर तक वहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मनाने का काम चलता रहा, लेकिन धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी छात्र अपनी जगह से नहीं हटे और उसकी वजह से वहां हंगामा बढ़ता चला गया। हालात हाथ से निकलते देख पुलिस ने धरने पर बैठे छात्रों पर एक्शन ले लिया। वहां पुलिस की एक वैन बुलाई गई और फिर पुलिस के जवानों ने धरने पर बैठे छात्रों को जबरन हटाना शुरू किया। पुलिस से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारी छात्र वहां से भाग निकले और जो बच गए उन्हें पुलिस के लोग उठाकर वैन की तरफ ले जाते नजर आए। यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के एबीवीपी के छात्र यूनियन के स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया, देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यह पूरा बवाल इसलिए हुआ क्योंकि 2 दिन पहले 22 फरवरी को कैंपस के अंदर मौजूद लाल बारादरी इमारत को बंद कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दावा किया था कि इमारत जर्जर और असुरक्षित हो चुकी है। इसका पता चलने के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया था। विरोध जताने के लिए उन लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग भी गिरा दी थी और तो और कुछ लोगों ने लाल बारादरी इमारत के एक दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने की कोशिश भी की थी। लेकिन मामला इतने पर ही खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी दिन शाम को इमारत के ठीक बाहर मुस्लिम समुदाय के कुछ छात्रों ने नमाज भी पढ़ी थी। दावा किया गया कि उस दौरान नमाज पढ़ रहे छात्रों को सुरक्षा देने के लिए एनएसयूआई और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता घेरा बनाकर खड़े हो गए थे और बाद में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय के छात्रों को लाल बारादरी इमारत में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए मरम्मत के नाम पर इमारत पर ताला लगा दिया। इस घटना के 2 दिन बाद उन 13 छात्रों को शांति भंग करने के आरोप में नोटिस जारी कर दिया गया, जिन्होंने लाल बारादरी इमारत के बाहर नमाज पढ़ी थी। नोटिस में उन छात्रों को 50-50 हजार रुपए के 2 मुचलके शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी के रूप में जमा कराने के निर्देश दिए गए। नोटिस में यह कहा गया है कि आपने जो नमाज पढ़ी, जो इफ्तार खोला, उससे शांति भंग हो गई है। इनको सबसे ज्यादा जो शांति भंग हुई है उसका कारण यह है कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और हिंदुओं ने उसकी रक्षा कर दी। भाजपा की विचारधारा जो है बांटने की, उसकी शांति भंग हुई है। नमाज पढ़ने वाले छात्रों को नोटिस जारी होने के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बीजेपी के इशारे पर उनके खिलाफ कार्रवाई की।
मजबूरी में उन्होंने बाहर नमाज पढ़ी और सारे हिंदू भाइयों ने चेन बनाकर उनकी एकता का परिचय दिया। इसी एकता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं खाई, उन्होंने पुलिसिया दमन की मदद से हमें नोटिस जारी कर दी। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के मामले में विश्व हिंदू परिषद भी कूद पड़ी। बड़ी संख्या में वीएचपी के लोग नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस दौरान वीएचपी के लोगों ने पुलिस से लाल बारादरी इमारत के बाहर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। ऐतिहासिक बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त करना, और उसका नाम कोई मस्जिद नहीं है। मस्जिद केवल नमाज पढ़ने से, कहीं किसी ने 1 साल नमाज पढ़ी तो मस्जिद नहीं हो जाती है। ऐसे तो फिर ग्राउंड कहीं नमाज पढ़ी वो मस्जिद हो जाएगी। तो जिसका नाम मस्जिद के नाम से नहीं, उसको मस्जिद नाम संबोधित करना, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पूरे बवाल की वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी में तनाव फैल गया, जिसे देखते हुए कैंपस के अंदर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। उधर उत्तर प्रदेश के आगरा में एक टोल प्लाजा पर मारपीट की वजह से अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में रायभा टोल प्लाजा पर कार सवार और टोल कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। आरोपों के मुताबिक कार सवार खुद को बीजेपी विधायक का बेटा बताते हुए टोल फ्री करने की मांग करने लगा, लेकिन जब टोल कर्मचारी नहीं माने तो विवाद बढ़ गया और उनके बीच मारपीट हो गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक कोचिंग सेंटर में छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चलाई गईं। इसकी वजह से वहां दहशत मच गई। हालांकि इस झड़प की शुरुआत किस बात पर हुई ये पता नहीं चल पाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक कार और एक ऊंट की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो ऊंट उस कार की छत को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। इसके बाद उस गाड़ी को बीच से काटकर ऊंट को बाहर निकाला गया। हादसे में कार के ड्राइवर की मौत हो गई। इधर लखनऊ के आशियाना इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसे जिस किसी ने भी सुना वो दहल गया। वहां एक बेटे पर आरोप लगा कि उसने अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। दावा किया गया कि बेटे ने पिता की हत्या इसलिए की क्योंकि उसके पिता उस पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा की तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। जिनकी हत्या हुई उनका नाम मानवेंद्र सिंह बताया गया। वो शराब कारोबारी के साथ साथ वर्धमान पैथोलॉजी लैब के मालिक भी थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने पिता की पहले गोली मारकर हत्या की, उसके बाद उसने शव के कई टुकड़े कर दिए थे। दावा किया गया कि उसने शव के धड़ को एक नीले ड्रम में भर दिया था, ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले साल मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी और शव को नीले ड्रम में भर दिया था। और पुलिस के मुताबिक ठीक उसी तरह लखनऊ में भी मानवेंद्र सिंह की हत्या की गई। उनके शव को नीले ड्रम में डाल दिया गया था। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उनके 19 साल के इकलौते बेटे अक्षत प्रताप सिंह पर लगा। पुलिस ने दावा किया कि उसने लाइसेंसी राइफल से अपने पिता को गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने आरी से शव के कई टुकड़े किए। शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी ने शव को काटने के बाद हाथ, पैर और सिर को किसी दूसरी जगह फेंक दिया था। दावा किया गया कि उसने धड़ को पॉलिथीन में बांधकर एक नीले ड्रम में रख दिया था। इस बात का भी दावा किया गया कि शव को गलाने के लिए ड्रम के अंदर उसने तेजाब डाल दिया था। ड्रम में तेजाब भी डाला गया था। 4-5 बोतल तेजाब भी पड़ी थी गैलन की। ये पोर्शन दोनों ये जो है सर यहीं पड़ा था। ट्रांसपोर्ट नगर लड़का अपने गाड़ी से ले जाके ट्रांसपोर्ट नगर ले जाकर शव को जलाया था। लखनऊ के आशियाना इलाके में हुई इस घटना से पूरे शहर में सनसनी मच गई। पड़ोस में रहने वाले लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि शराब कारोबारी मानवेंद्र सिंह की उनके बेटे ने इतनी बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि कुछ रोज पहले तक उनके घर में सब कुछ ठीक था। 3 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पर वो अपने बेटे अक्षत और 17 साल की बेटी के साथ रहते थे। उनकी पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। दूसरी मंजिल पर उनके छोटे भाई का परिवार रहता है। ग्राउंड फ्लोर पर कार पार्किंग और गेस्ट रूम बना है। लेकिन 20 फरवरी को अचानक कारोबारी लापता हो गए। 3 दिन बाद 23 फरवरी को खुद उनके बेटे ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस को उस पर ही शक हो गया। इसके बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की, जिसके बाद हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस का दावा, उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत-उछत कर किया है।
पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसके पिता उस पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट की तैयारी के लिए दबाव बनाते थे। दावा किया गया कि इसे लेकर कई बार उनके बीच झगड़ा हुआ था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। आरोप है इसी कहासुनी के दौरान आरोपी ने पिता को गोली मार दी थी। उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। दावा किया गया कि जिस वक्त आरोपी ने अपने पिता को गोली मारी थी उस वक्त वहां उसकी छोटी बहन भी मौजूद थी, लेकिन डर के मारे उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। आरोप लगाया गया कि पिता की हत्या करने के बाद आरोपी ने अपनी बहन को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो वो उसे भी गोली मार देगा। जो बेटी को मालूम है, क्योंकि बेटी यहीं पे थी, तो बेटी के सामने ही सारी घटना हुई है। लेकिन बेटी ये कह रही है कि भैया ने ये कह दिया था कि अगर तुम किसी को बताओगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो दावा किया गया कि बहन को चुप कराने के बाद उसने पिता के शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। जांच में पता चला कि पिता की हत्या करने के बाद उसने शव को तीसरी मंजिल से लाकर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक खाली कमरे में रख दिया था। दावा किया गया कि उस कमरे में उसने वहां आरी से शव के कई टुकड़े किए थे। हाथ पैर काटकर अलग करने के बाद उसने धड़ को एक नीले ड्रम में भर दिया था। पिता की हत्या निर्मम तरीके से की, पिता के बॉडी के टुकड़े किए, पैर हाथ अलग किए, ऊपर का धड़ जो है नीले ड्रम में रखा। कहां पर रखा? नीले ड्रम में, ग्राउंड फ्लोर में। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शव के हाथ पैर और सिर को कार में डालकर वहां से कई किलोमीटर दूर लखनऊ के सदरौना इलाके में फेंक दिया था ताकि उस पर किसी को कोई शक ना हो। लेकिन पुलिस की जांच में उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। जिस तरीके से कारोबारी की हत्या की गई उसे सुनकर उनके रिश्तेदार बुरी तरह सहम गए। उनके एक रिश्तेदार ने दावा किया कि बेटे ने पिता की हत्या करने की पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। बेटे ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी। बैग खरीद के रखा हुआ था और काटने पीटने का सामान रखा था। राइफल लोड करके रखी थी उसने कि पिता आया, कोई बातचीत हुई, उसने राइफल से गोली मार दी। ये प्री प्लान मर्डर है। पड़ोस में रहने वाले लोगों के मुताबिक 4 साल पहले भी आरोपी अपने घर से भाग गया था। दावा किया गया कि उस दौरान वो एक चिट्ठी छोड़कर गया था जिसमें उसने लिखा था कि वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट की तैयारी नहीं करना चाहता। पड़ोसियों के मुताबिक उसके लौटने के बाद उसके पिता उस पर किसी तरह कोई दबाव नहीं डालते थे। अब इसमें नीट का प्रेशर कोई नहीं था, शुरुआत में था। उसके बाद उसने जब बच्ची भाग गया, लौट के आया, बहुत परेशान था, मन में रोता रहा, तो हम लोगों ने समझाया तो उसने कहा कि मैं भैया कोई प्रेशर नहीं बनाऊंगा। पुलिस ने मकान के ग्राउंड फ्लोर से नीले ड्रम को बरामद कर लिया। इसके अलावा पुलिस शव के उन हिस्सों को ढूंढने में जुट गई जिन्हें आरोपी ने सदरौना इलाके में फेंका था। लेकिन इस हत्याकांड के सामने आने के बाद लखनऊ में दहशत मच गई। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा में 4 दिन तक चले फ्लावर शो के समापन के बाद लोगों में फूलों और गमले लूटने की होड़ मच गई। नोएडा अथॉरिटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें सैकड़ों तरह के फूलों और पौधों का प्रदर्शन किया गया। लेकिन फ्लावर शो के खत्म होते ही लोगों ने खूबसूरत फूलों और गमलों को लूटना शुरू कर दिया। यह देखकर कार्यक्रम का आयोजन करने वालों के साथ वहां मौजूद कुछ लोगों ने भी आपत्ति जताई। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पागल हो क्या कर रहे हो? थोड़ा ये कितना गलत है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये लोग कैसे सेंस है, सारे पढ़े लिखे आदमी हैं और इस तरह से कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मना करने के बावजूद लोगों ने चारों तरफ लूट पाट मचा दी। महिलाएं भी इस काम में पीछे नहीं रही। उन्होंने भी फूलों को बुरी तरह नोच डाला। जहां जहां सजावट की गई थी उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। एक महिला तो गमले लेकर ही निकल गई। इसी तरह कई और लोग भी गमले उठाकर अपने घर ले गए। ऐसा लगने लगा जैसे कोई भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। कुछ ही देर में लोगों ने उस जगह की हालत खराब कर दी। ये यकीन करना मुश्किल हो गया कि वहां इतने भव्य फ्लावर शो का आयोजन किया गया था। सवाल की एक बात यह कि फूलों की सजावट बंद कर देंगे देश में। पहले गुरुग्राम में गमले लगाए थे प्रशासन ने, तो लोग कारों में भर भर कर लूट के ले गए थे। फिर लखनऊ में भी ऐसा ही दिखा था। अब नोएडा में भी वही हुआ। और नोएडा में तो फ्लावर शो था। फ्लावर शो में तो फूल रखने ही पड़ेंगे ना। लेकिन ऐसा लगा जैसे पब्लिक तो इंतजार कर रही थी कि शो खत्म हो तो गमले उठाकर घर ले जाएं। बेशर्म बेहया चोर टाइप के लोग लायक ही नहीं है कि फ्लावर शो रखा जाएगा। इतनी खूबसूरत सजावट तो तहस नहस करके कर दिया इन भुक्कड़ों।
अच्छे खासे घरों के दिखने वाले लोग गमले ऐसे उठा उठा कर ले गए जैसे सरकारी शो है तो उनके घर का माल। और इस मामले में गजब की बराबरी हो गई है समाज में। महिलाएं भी लूटने में लगी नहीं। कोई अच्छी चीज होने न देना कभी। यूपी में जो कानून लगाते हैं ना दंगाइयों पर, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, और वीडियो देख देख कर उनको पकड़ते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला देते हैं, वो करो इनके साथ। वीडियो में शक्लें तो दिख ही रही हैं इनकी। इन चोरों के फोटो लगा दो चौराहों पर तो देखे तो सही इनके परिवार वाले और इनके पड़ोसी के कैसे घटिया लोग हैं। काहे भ्रष्टाचार करते रहते हो? जब जिसको जो दिखे वो लूट लेता है। इनको पकड़कर इनसे अगले 10 साल के पूरे फ्लावर शो के पैसे वसूलने चाहिए। पैसों के अलावा कोई नुकसान समझ में नहीं आएगा इनको। 100 बात की एक बात। उधर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वहां ईद के बाद पुनर्वास कैंप लगाने और विस्थापित होने वाले परिवारों को 6 महीने तक हर महीने 2-2 हजार रुपए का भत्ता देने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के संभल में सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाला नेजा मेला इस साल नहीं लगेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टलने के बाद मेला कमेटी ने यह फैसला लिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के पास धरने पर बैठ गए। बताया गया कि ये किसान मुख्यमंत्री आवास कार्यालय का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। उसके बाद किसानों ने वहीं सड़क के किनारे तंबू लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर महाराष्ट्र के ठाणे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रेबीज होने के डर से एक लड़के के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। कुछ रोज पहले उस लड़के को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। पुलिस को उस लड़के के शव के पास एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में उसने इस बात का जिक्र किया कि उसे रेबीज होने की वजह से उसका पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। इसी डर की वजह से उसने अपनी जान ले ली। दावा किया गया कि उसने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक बैंक में काम करने वाले उस लड़के को कुछ दिन पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था। इसके बाद उसने एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लिया था, लेकिन फिर भी उसे रेबीज होने का डर सताता रहा और उसे अपने आप में रेबीज के लक्षण भी दिखने लग गए थे और इसीलिए वो बुरी तरह डर गया और इलाज करवाने के लिए एक अस्पताल में भर्ती हो गया था। जेव्हा कुत्रा चावल्यानंतर त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये गेला होता, दवाखान्यात गेल्यानंतर त्याला जाणवलं की त्याला रेबीज झाले। रेबीज आजाराला कंटाळून त्याने आत्महत्या केली असं सुसाइडमध्ये त्यांनी नोंद केलेली आहे। इस घटना के बाद शिवसेना शिंदे गुट के पार्षद ने नगर निगम से मांग की कि उनके इलाके के सभी कुत्तों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया जाए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमला हो गया। जानकारी के मुताबिक नगर निगम की टीम एक इलाके पर कार्रवाई कर लौट रही थी। इस दौरान टीम ने सड़क किनारे खड़े ठेले वालों को वहां से हटाने की कोशिश की, क्योंकि दावा किया गया कि ठेलों की वजह से सड़क पर जैम लगा हुआ था। लेकिन आरोप लगा कि नगर निगम की टीम की टोका टाकी से भड़के एक ठेले वाले ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले नगर निगम की टीम और उन ठेले वालों के बीच बहस होती दिखाई दी। नगर निगम की टीम लगातार उन्हें समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उन ठेले वालों ने वहां से हटने से साफ इनकार कर दिया। ऊपर से वो अधिकारियों से भिड़ने तक को तैयार हो गए। आरोप लगा कि इसके बाद एक ठेले वाले ने एक अधिकारी के सिर पर वार कर दिया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। ठेले वालों और नगर निगम की टीम के बीच हाथापाई हो गई। इसके बाद पुलिस को वहां बुलाया गया। पुलिस ने हमला करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहाँ पे सड़क किनारे जो है अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए थे, जिससे जाम लगा हुआ था। प्रवर्तन टीम द्वारा जो है उनको टोका टाकी किया गया कि नहीं, आप सड़क किनारे क्यों लगाते हो। नगर निगम की टीम के मुताबिक जिस जगह पर वो ठेले लगे हुए थे वहां से वेंडिंग जोन सिर्फ 200 मीटर दूर है। उन ठेले वालों को पहले भी समझाया गया था कि वो वेंडिंग जोन में जाकर अपने ठेले लगाएं, लेकिन आरोप लगा कि समझाने के बाद भी उन ठेले वालों ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर अपने ठेले लगा लिए। दावा किया गया कि वहां से गुजर रही नगर निगम की टीम ने इसी अतिक्रमण का विरोध किया था, जिस पर बीच सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया। 100 बात की एक बात यह कि भीड़ मिलकर अगर कानून तोड़ दे तो उसका तो फिर कुछ कर ही नहीं सके। अलीगढ़ में ठेले वालों को सड़क से हटाने गई निगम की टीम पर ठेले वालों ने हमला कर दिया, मिलकर हमला कर दिया। अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है ना,
निगम की टीम कहती रही कि ठेले वालों के लिए जगह भी तय कर दी गई, पास में ही है, लेकिन उनको वहीं सड़क पर ठेला लगाना क्यों भाई? भले ही बाकी पब्लिक की सड़क जाम हो जाए, तो सड़क पर चलने वाली पब्लिक भी मिलकर हमला कर दे तब सड़क क्लियर होगी। किस तरह की गुंडागर्दी है ये? क्यों नहीं हटेगा अतिक्रमण? एक तो अधिकारी सड़क क्लियर करने आ रहे हैं, वो उनका काम है, वो अपना काम करने आ रहे हैं, तो उनको उठाकर मार दिया। जगह जगह का यह हाल कर रखा है और फिर कहेंगे कि शहरों का क्या हाल हो रखा है, कोई देखता नहीं है। कौन देखेगा? कौन देखेगा अगर गुंडागर्दी करके मारने लग जाएंगे जो कानून का पालन करवाने जाएगा, और फिर पुलिस आकर अपने अंदाज में कार्रवाई करेगी तो विक्टिम बनकर खड़े हो जाएंगे। असली विक्टिम तो कानून का पालन करने वाली पब्लिक है ना, बाकी तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। 100 बात की एक बात। इधर यूपी के वाराणसी में पुलिस ने कोडीन कफ सिरप कांड के आरोपियों की संपत्ति जब्त कर ली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोडीन कफ सिरप कांड के आरोपी शुभम जायसवाल, उनके पिता भोला जायसवाल और गिरोह के सदस्य मनोज यादव की संपत्तियां जब्त कर ली गईं। पुलिस के मुताबिक कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी करके करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई और आरोपियों से जुड़े 8 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि मेले के दौरान हुए विवाद के बाद मंदिर कमेटी ने मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों पर रोक लगा दी। मंदिर परिसर में कई जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें नहीं लगेंगी लिखे बोर्ड लगा दिए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह के 4 सदस्यों को 12,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया और उनके पास से प्रिंटर, 3 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उधर दिल्ली में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। उदय भानु चिब पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने 20 फरवरी को भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन की पूरी योजना बनाई थी। उदय भानु चिब को उस पूरे प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर चोट बता दिया और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जिनकी शुरुआत दिल्ली के रायसीना रोड से हुई। वहां यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए। कुछ प्रदर्शनकारी माथे पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे तो कुछ भारत मंडपम में पहुंचे प्रदर्शनकारियों की तर्ज पर शर्टलेस होकर वहां पहुंच गए। हाथों में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी लिखे पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस की भारी भरकम तैनाती की गई। पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करते रहे। पुलिस के अधिकारी बार बार उनसे रायसीना रोड से हटकर जंतर मंतर जाकर प्रदर्शन करने की अपील करते रहे, लेकिन उन पर पुलिस वालों की अपील का कोई असर नहीं हुआ। युवा कांग्रेस के नेताओं ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अगर काले झंडे दिखाए जाते थे तो वो लोग कभी जेल नहीं जाते थे। आप देख सकते हैं किस तरीके की टिप्पणियां हुई थी हमारे नेताओं पे जब हम सरकार में थे। क्या हमने उनको घर में घुस के कभी अरेस्ट किया था? नहीं किया था। कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस ने डेमोक्रेसी दी थी और आज के दिन आज वो डेमोक्रेसी की डेथ हुई है। हालांकि सिर्फ युवा कांग्रेस ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर गुस्सा जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सिर्फ उदय भानु चिब की ही नहीं बल्कि भारत मंडपम में प्रदर्शन करने पहुंचे सभी प्रदर्शनकारियों की पीठ थपथपाई और सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारत मंडपम में किया गया प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जिसके लिए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी विपक्ष को डराने की कोशिश बताई। कभी इस तरह का काम अटल जी अडवाणी जी ने भी नहीं किया। और मुझे याद है कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे, तो प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। बिल्कुल किसी को जेल में नहीं डाला गया, न गडकरी जी को न किसी और को। पूरा मामला 20 फरवरी को दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान हुए प्रदर्शन का और उस दिन युवा कांग्रेस के करीब 8 से 10 कार्यकर्ता गेट नंबर 5 से समिट में पहुंचे। समिट में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी कमीज और टी शर्ट उतारकर उसके नीचे पहनी हुई एक दूसरी टी शर्ट निकालकर हाथों में लहरानी शुरू कर दी थी। टी शर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में नारे लिखे गए थे। टी शर्ट लहराते हुए प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे और आगे बढ़ते हुए सीधा हॉल नंबर 5 के बीचों बीच बने स्टेज तक पहुंच गए थे। स्टेज पर पहुंचने के बाद भी वो नारेबाजी करते रहे थे। इसी प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था।
बीजेपी ने आरोप लगाया था कि एआई समिट के दौरान इस तरह का राजनीतिक प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि खराब करने और देश को बदनाम करने की कोशिश है, जिसके लिए कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए गए थे और प्रदर्शनकारियों से हुई पूछताछ के आधार पर जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम ने 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कुल 8 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के बाद उन पर बीएनएस की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिब से भी इस मामले में 20 घंटों से ज्यादा तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दावा किया गया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों की सिर्फ मदद ही नहीं की, बल्कि इस प्रदर्शन की पूरी योजना भी बनाई। सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इस प्रक्रिया में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु छिब जी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पूरी साजिश का पता करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों की पुलिस के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर छापेमारी की जा रही है। जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 191(1) तथा 192 को भी जोड़ा गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की जिन 2 धाराओं को केस में जोड़ा, वो दोनों धाराएं दंगे भड़काने या दंगों के लिए उकसाने के मामलों में लगाई जाती हैं। इन धाराओं में आरोपियों को जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है। हालांकि विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने भी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर हैरानी जताई। मुझे लगता है एक शब्द का प्रयोग किया गया, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड ऑफ व्हाट? रिमूविंग टी-शर्ट एंड प्रोटेस्टिंग। लाल किला का मास्टरमाइंड तो नहीं मिला, पुलवामा का नहीं मिला, पहलगाम का नहीं मिला। कहां का मिला? कि आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें अदालत में लाया गया। इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों ने दोनों तरफ रस्सी लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया, जिसके बीच उदय भानु छिब को लेकर पुलिस की गाड़ी कोर्ट में पहुंची। कोर्ट में पुलिस ने 7 दिन के लिए रिमांड की मांग की और कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड मंजूर कर दी। हालांकि उदय भानु छिब की मां रजनी बाला ने दावा किया कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और उन्होंने उनकी तुलना भगत सिंह से कर दी। और सभी नौजवानों से मैं आह्वान करती हूँ कि भगत सिंह बनो और अपने देश की सोचो। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है। प्रोटेस्ट करना हमें, संविधान ने हमें हक दिया प्रोटेस्ट करने का, और उन्होंने कोई अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं किया, देश के लोगों के लिए, देश के किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया है, देश के युवाओं के लिए प्रोटेस्ट किया है। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया कि 20 फरवरी को एआई समिट के दौरान किया गया प्रदर्शन देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था, जिसे सिर्फ अभिव्यक्ति का अधिकार समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप अगर भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिशों के साथ, भारत की जो है वो छवि को खराब करने की षड्यंत्र साजिशों के साथ 2014 से लेकर के और लगातार इस धारा प्रवाह, अराजकता और उद्दंडता में लगे रहेंगे तो न तो आप कंट्री का भला कर रहे हैं, न कांग्रेस का भला कर रहे हैं। बाद में 26 पूर्व न्यायाधीशों, 102 नौकरशाहों और 149 सशस्त्र बल के पूर्व अधिकारियों ने भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए पत्र लिखा। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने भारत मंडपम में हुए प्रदर्शन को राष्ट्रीय गरिमा के साथ घोर विश्वासघात बताया और इसे वैश्विक तकनीक और कूटनीति के मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। इधर सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के डायरेक्टर के प्रयागराज दौरे के लिए 50 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी वाला आदेश वायरल होने के बाद हंगामा हो गया। दावा किया गया कि बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंसल के प्रयागराज दौरे के लिए 50 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उन अधिकारियों को उन्हें होटल में ठहराने से लेकर संगम में स्नान कराने तक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद यह आदेश रद्द कर दिया गया और बताया गया कि बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंसल के 2 दिनों के प्रयागराज दौरे के लिए 19 फरवरी को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उनके स्वागत सत्कार के लिए 50 से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उन अधिकारियों को बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंसल के रेलवे स्टेशन पर उतरने से लेकर उन्हें होटल में ठहराने, उन्हें संगम में स्नान कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इतना ही नहीं, बीएसएनएल डायरेक्टर की हर जरूरत के लिए अलग अलग अधिकारियों के नाम भी तय किए गए थे। खाने पीने को लेकर चिप्स, नमकीन, मिनरल वाटर, इन तमाम वस्तुओं के लिए अलग अलग टीमें तैनात की गई अधिकारियों के नेतृत्व में। इसके साथ साथ उनके होटल में रुकने के बाद वहां पर टॉवेल और इसके साथ साथ अंडरगारमेंट्स और अन्य चीजों की भी व्यवस्था करने के लिए, स्लीपर की व्यवस्था करने के लिए।
बताया गया कि यह आदेश बीएसएनएल के डायरेक्टर जनरल मैनेजर रैंक के अधिकारी की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन जैसे ही यह पूरा मामला सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसकी हर तरफ चर्चा होने लगी। इस पर विवाद बढ़ने के बाद 24 घंटे के अंदर यह आदेश रद्द कर दिया गया। यानी यह आदेश 19 फरवरी को जारी हुआ था और 20 फरवरी को इसे वापस ले लिया गया। बताया गया 24 और 25 फरवरी को बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंसल को प्रयागराज का दौरा करना था, लेकिन यह आदेश रद्द होने के बाद जब उनका दौरा होगा या नहीं, इस पर संशय की स्थिति बन गई। सौभाग्य की एक बात यह कि सरकारी कंपनियों में पब्लिक का पैसा कहां जाता है, यह तो बीएसएनएल के डायरेक्टर साहब के प्रोग्राम से ही साफ हो गया। सरकारी कंपनी है भारत संचार निगम। पिछले 3 महीने में ही 1300 करोड़ का नुकसान हुआ है कंपनी को। 1300 करोड़ का नुकसान क्वार्टर में। ऐसे नुकसान में चल रही कंपनी के डायरेक्टर प्रयागराज घूमने जा रहे थे तो 50 कर्मचारियों की 2 दिन की ड्यूटी लगा दी गई, बाकायदा लिखित में ऑर्डर निकालकर कि बड़े साहब प्रयागराज आ रहे हैं तो नाव की राइड करवाने के लिए लग जाओ, मंदिरों के दर्शन करवाने में लग जाओ, स्नान करेंगे लाट साहब तो तौलिया साबुन तेल लाने में लग जाओ, स्नान के लिए कच्चा बनियान लाने की ड्यूटी भी बाकायदा लिखित में लगा दिए। नहलाने की लगा देते हैं कि कुछ कर्मचारी साबुन रगड़ कर लगाएंगे साहब को। मजाक चल रहा है क्या? सूट लेकर कोई आएगा, फोटोग्राफी कोई करेगा, गाड़ी का इंतजाम कोई करेगा, कोई गाड़ी में पानी की बोतल की व्यवस्था करेगा, चॉकलेट लेकर आएगा, कोई चिप्स लेकर आएगा। चल क्या रहा है ये ऑर्डर लीक हो गया तो दौरा कैंसिल कर दिया है बीएसएनएल ने। लेकिन ये काम है सरकारी कंपनी का। सरकारी कंपनी के अधिकारी हो गए या राजा साहब हो गए ये हिंदुस्तान के? डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की तैयारियां चल रही थी क्या? और कंपनी करोड़ों करोड़ों के नुकसान में चल रही। प्राइवेट कंपनी ऐसे नुकसान में चल रही होती ना तो डायरेक्टर का खुद तेल निकाल दिया जाता। यहां सरकारी है तो इनके बालों में तेल लगाने के लिए तेल लाने में कर्मचारी लगा देती है कंपनी की। ये ऑर्डर बाहर आ गया तो आपने दौरा कैंसिल कर दिया। लेकिन ऐसा प्रोटोकॉल अगर दफ्तर ने बनाया था तो यानी कि ये सब अय्याशियां चलती होंगी तभी तो बनाया होगा ना। तभी चाहिए होती है ना सरकारी नौकरी। और जिन 50 लोगों की ड्यूटी लगाई वो भी तो सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, नौकर हैं, वो नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। ये काम करते हैं वो भारत संचार निगम में। तौलिया कच्चे बनियान ला रहे हैं अफसरों के। शर्म बाहर रखनी पड़ती है लगता है। 100 बात की एक बात। उधर केंद्र सरकार ने केरल राज्य का नाम बदलने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने केरल राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केरल सरकार ने राज्य के नाम में संशोधन करने की केंद्र सरकार से अपील की थी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में तेज रफ्तार पानी के एक टैंकर की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों की पहचान सैयद हुसैन और अक्षता के तौर पर की। पुलिस के मुताबिक अक्षता ने कहीं जाने के लिए मोबाइल ऐप के जरिए बाइक बुक की थी, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया। तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में एक ट्रक ने सड़क पर खड़े दूसरे ट्रक को जबरदस्त टक्कर मार दी। जिस ट्रक ने टक्कर मारी उसके आगे का हिस्सा बुरी तरह तहस नहस होकर जमीन पर पलट गया। इधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ दरकने की वजह से रास्ता बंद हो गया। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसककर नीचे गिरा और सड़क पर मलबे का ढेर जमा हो गया। घटना से पहले सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। उसी दौरान पहाड़ से मिट्टी और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और इस खौफनाक मंजर को देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। उनमें कुछ लोगों ने पहाड़ से मलबा आता देख घटना वाली जगह से काफी दूरी पर अपनी गाड़ियां रोक दी, क्योंकि ऊंचाई से तेज रफ्तार में मिट्टी के साथ बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते नजर आए। गाड़ी के पीछे साइड कर गाड़ी। गाइस ये देखिए गाइस, सुबह सुबह बच गए हम यहाँ पर टैक्सी वाले यहाँ पर गाइस। वहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे गिरते ही सड़क का नामो निशान मिट गया। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी इलाके में पहाड़ दरकने का सिलसिला शुरू हुआ और मणिकर्ण बरशेनी सड़क पूरी तरह ठप हो गई। मणिकर्ण घाटी इलाके में दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे पूरी सड़क ही गायब हो गई। कुछ ही देर में पत्थरों के साथ मिट्टी जमा होती दिखाई दी। गनीमत ये रही कि इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों ने वक्त रहते ही घटना वाली जगह से थोड़ी दूरी पर अपनी गाड़ियां रोक ली और वो लोग इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। उधर महाराष्ट्र के अकोला से कांग्रेस विधायक साजिद पठान ने आरोप लगाया कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने जान से मारने की धमकी दी। साजिद पठान के मुताबिक उन्हें लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर शुभम लोनकर के नाम से एक फोन आया
और उसने उनसे 10 करोड़ रुपयों की डिमांड की और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनका हाल भी बाबा सिद्दीकी जैसा ही होगा। शुभम लोनकर, पता कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, पता चल जाएगा तेरे को। जी जी बोलिए। हेलो, पता है ना, बाबा सिद्दीकी को उड़ा दिया था, अब तेरी बारी है। अरे मेरा क्या लेना देना साहब? हाल जैसा किया था ना, अब तेरा क्या करेंगे? दावा किया गया कि धमकी देने वाले ने कांग्रेस विधायक साजिद पठान को पैसों का इंतजाम करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया। उसने फोन पर यह दावा किया कि उसने ही बाबा सिद्दीकी को मारा था। बात सुन मेरी ध्यान से, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे को फोन किया है तो पैसा देना ही पड़ेगा। तेरे पास 2 दिन का टाइम है। बात सुन ध्यान से, तू जब व्यवस्था नहीं करेगा 10 करोड़ की तो समझ तेरा हाल बाबा सिद्दीकी जैसा करूंगा। कांग्रेस विधायक साजिद पठान के मुताबिक धमकी भरा फोन करने वाले ने अपना नाम शुभम लोनकर बताया और दावा किया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। मेरी बात सुन साजिद खान, साजिद पठान, तेरे पास टाइम ज्यादा है। मेरे लड़के सब करके गए, रेकी करके चले गए। तेरा बस मैं ना फोन का इंतजार करूंगा 2 दिन में। तू 2 दिन में लाइन पे नहीं आया ना तो बाद में है ना तू नुकसान नहीं होगा तेरा। कांग्रेस विधायक ने पुलिस थाने जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद अकोला के एसपी ने उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा दी। मुझे अकोला एसपी ने सुरक्षा दी, मेरे लिए 4 गार्ड तैनात किए उन्होंने, जो आज मुंबई में मेरे साथ में है। आपके परिवार वाले को? मेरे परिवार के लिए भी 2 भी लगाए। मुझको मेरे से ज्यादा मेरे परिवार की चिंता है कि मैं यहाँ हूँ, मेरा परिवार वहाँ अकेला बैठा है। अकोला पुलिस कॉल करने वाले की लोकेशन ढूंढने में जुट गई ताकि यह पता चल सके कि फोन किसी गैंग से जुड़े सदस्य ने किया था या किसी ने गैंग का नाम इस्तेमाल कर कांग्रेस विधायक को डराने की कोशिश की। उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में मोस्ट वांटेड ड्रग्स तस्कर एल मेंचो के मारे जाने की खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। दावा किया गया वहां की सेना की कार्रवाई में वो मारा गया, लेकिन उसकी मौत के बाद पूरा मेक्सिको भयंकर हिंसा की आग में जल उठा और मेक्सिको के कई इलाकों में जबरदस्त बवाल शुरू हो गया। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करों में एक माने जाने वाले एल मेंचो की मौत पर उसके गुर्गे इतना भड़क गए कि उन्होंने कई राज्यों में वहां के तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। सबसे ज्यादा हिंसा मेक्सिको के दक्षिण में मौजूद ओहाका शहर में देखने को मिली। वहां उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, बड़ी बड़ी बसों में आग लगा दी। इस वजह से चारों तरफ धुआं फैल गया। एल मेंचो के मारे जाने से बौखलाए उसकी गैंग से जुड़े लोगों ने हाईवे पर भी खूब तांडव मचा दिया। उन्होंने गाड़ियों में आग लगाकर हाईवे जाम कर दिया। जानबूझकर बीच सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर उनमें आग लगा दी गई, जिसके कारण उस सड़क पर गाड़ियों का चलना बंद हो गया। मेक्सिको की पुलिस और वहां के दमकल विभाग की टीमें दिन भर जगह जगह आग बुझाने के काम में जुटी रहीं। हिंसा फैलने और खौफ के माहौल को देखते हुए कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल सके और हिंसा भड़कने के बाद मेक्सिको के कई शहरों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही आसमान से भी निगरानी शुरू कर दी गई। एल मेंचो ड्रग्स तस्करी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाता था, ऐसा माना जाता है, और उसके तार न सिर्फ मेक्सिको बल्कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में फैले हुए थे। मेक्सिको के कई राज्यों में तो उसने किसी सैन्य संगठन की तरह अपनी सुरक्षा टीम भी बना रखी थी। उसकी मौत की खबर मिलते ही उसके वफादारों ने वहां के हलिस्को राज्य में एक जेल के बाहर हमला कर दिया। वहां के मीडिया के मुताबिक इस हमले के बाद जेल में बंद कुछ कैदी फरार हो गए। इसके अलावा वहां के कई इलाकों में जमकर उत्पात मचाया गया। एल मेंचो के गैंग से जुड़े लोगों ने बसों, कारों, दुकानों में आग लगाकर अपना गुस्सा उतारा। एक इलाके में तो एक साथ कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से वहां भयंकर लपटें उठनी शुरू हो गई। काले धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। इन घटनाओं के बाद वहां की पुलिस और सेना ने मिलकर सभी जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी बढ़ा दी ताकि हंगामा शुरू होने से पहले ही उसे कंट्रोल किया जा सके। वहां की पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने राजधानी मेक्सिको सिटी और पश्चिम में मौजूद हलिस्को के अलावा ओहाका और कई दूसरे इलाकों को भी निशाना बनाया। उन्होंने ज्यादातर जगहों पर हाईवे पर आगजनी की और इस वजह से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का रास्ता ही पूरी तरह बंद हो गया। और मेक्सिको की सेना ने दावा किया मोस्ट वांटेड ड्रग्स तस्कर एल मेंचो को हलिस्को राज्य के ही एक इलाके में घेर कर मारा गया। बताया गया कि सेना की कार्रवाई में वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके बाद एल मेंचो को एयरलिफ्ट कर मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
जानकारी दी गई इस ऑपरेशन में उसके अलावा 9 और ड्रग्स तस्कर भी मारे गए। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि उसने इस ऑपरेशन के दौरान मेक्सिको की सरकार को खुफिया जानकारी दी थी। दावे के मुताबिक अमेरिकी मदद के बाद ही मेक्सिको की सेना एल मेंचो को मार गिराने में कामयाब रही। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एल मेंचो न सिर्फ ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चलाता था बल्कि बड़े बड़े कारोबारियों से अवैध वसूली भी करता था। बताया गया उसका नेटवर्क अमेरिका के सभी 50 राज्यों में फैला था और अमेरिकी सरकार ने उसके ऊपर $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 130 करोड़ का इनाम रखा था। यानी मेक्सिको के साथ साथ अमेरिका भी एल मेंचो के पीछे पड़ा हुआ था। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी काफी समय से मेक्सिको की सरकार पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि वो एल मेंचो पर सख्त कार्रवाई करे। यही नहीं, अमेरिकी सरकार ने तो पिछले साल एल मेंचो के ड्रग्स नेटवर्क को आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया था। जानकारी के मुताबिक एल मेंचो 1980 के दशक में अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचा था और वहीं वो ड्रग्स के किसी गैंग से जुड़ गया था। वहां ड्रग्स तस्करी के मामले में कई बार वो गिरफ्तार होने के बाद अमेरिकी सरकार ने उसे डिपोर्ट कर दिया था और माना जाता है कि मेक्सिको लौटने के बाद एल मेंचो ने 2009 से 2011 के बीच ड्रग्स तस्करी का अपना नेटवर्क खड़ा किया था। ट्रंप ने तो कुछ महीने पहले यहां तक चेतावनी दे दी थी कि अगर मेक्सिको ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो उस पर सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। और मेक्सिको में जारी हिंसा के बाद वहां के ज्यादातर शहरों में हवाई सेवाएं ठप हो गईं। भारी तनाव को देखते हुए भारत समेत कई देशों ने वहां रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। लेकिन इस बीच मेक्सिको के जलिस्को राज्य में जहां एल मेंचो के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई, वहां के हालात पूरी तरह बिगड़ गए। जबरदस्त हिंसा के बाद स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई लोग शहर छोड़ने के लिए आनन फानन में एयरपोर्ट पहुंच गए। खौफ के माहौल में कुछ लोग तो एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर दौड़ते नजर आए। वहां चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखा। एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों से भी धुआं उठता दिखा। वहां भी एल मेंचो के गुर्गों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। भयंकर हिंसा को देखते हुए मेक्सिको में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें। उनसे अपील की गई कि वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत दूतावास से संपर्क करें। इसी तरह की एडवाइजरी अमेरिका समेत कई और देशों ने भी अपने नागरिकों के लिए जारी कर दी। मेक्सिको के कई राज्यों में फैली हिंसा के बाद वहां की सरकार ने पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। पुलिस के साथ साथ वहां की सेना को भी अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए। इधर करीब 600 करोड़ के IDFC फर्स्ट बैंक घोटाले के आरोपों को लेकर हरियाणा विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। हरियाणा विधानसभा में IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले के आरोपों को लेकर हंगामा हुआ। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार को पहले से इसकी जानकारी थी तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सरकार ने भरोसा दिया कि जांच जारी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद व्हाट्सएप और मेटा ने प्राइवेसी से जुड़े नियम मानने पर सहमति दे दी। कंपनियों ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वो 16 मार्च तक सभी आदेश लागू कर देंगे। ये मामला यूजर्स के डेटा शेयरिंग और उनकी सहमति से जुड़ा था। नए नियमों के तहत लोगों को अपने डेटा पर ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुननी शुरू कर दी। 16 फरवरी से शुरू किए गए जनसंपर्क अभियान के तहत पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों के अलग अलग गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान ने युद्ध में सीधा ट्रंप को पर्सनल नुकसान पहुंचाने की धमकी दी तो पूरी दुनिया का ध्यान उस तरफ गया कि ऐसी कौन सी पर्सनल संपत्ति है ट्रंप की जो ईरान के निशाने पर आ सकती है। पर्सनल मतलब अमेरिकी सेना कोई नहीं, ट्रंप की पर्सनल संपत्ति को निशाना बनाने की चेतावनी जारी कर दी ईरान के एक बड़े अधिकारी ने। तो यह समझने की जरूरत है कि ईरान जो कह रहा है वो क्या है और वो ये कैसे हो सकता है। पब्लिक ये तो जानती है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा है और अमेरिका के मुताबिक तो मुख्य वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान कहता है कि वो बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को समृद्ध करता है, लेकिन अमेरिका और कुछ देशों को डर है कि ईरान इससे परमाणु बम बना सकता है। 2015 में एक समझौता हुआ था जिसमें ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम सीमित करने का वादा किया था। बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए थे। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था, तब ट्रंप ने उस समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था।
और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे और इससे ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई। अब ट्रंप फिर से राष्ट्रपति हैं, वो ईरान से एक नया समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर 10-15 दिन में कोई सार्थक समझौता नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। इसके लिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपनी सेना बढ़ा दी है। 2 बड़े समुद्री जहाज, जो एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज है, वो वहां ईरान के पास पहुंचा दिए अमेरिका ने। सैकड़ों विमान तैनात कर दिए। ये जहाज कतर, बहरीन और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में अमेरिकी ठिकानों के पास तैनात कर दिए गए हैं। वहां पर पहले ही अमेरिकी ठिकाने हैं। ईरान के पास इन सब देशों में अमेरिका की सेना के अड्डे हैं। तो वो अड्डे तो ईरान के निशाने पर हो ही सकते हैं, लेकिन यह जो बात आ रही है कि ईरान ट्रंप की पर्सनल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, वो समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका की सेना के अड्डे ट्रंप की पर्सनल संपत्ति नहीं है। ईरान उनके अलावा फिर किसकी बात कर रहा है? वैसे तो ईरान लगातार ये कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो मजबूती से जवाब देगा। ईरान ने यूएन को यानी संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर ऐलान कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो पश्चिम एशिया के क्षेत्र में अमेरिका के सभी ठिकाने, अमेरिका की सभी सुविधाएं, संपत्तियां उसके निशाने पर होंगी। मतलब ईरान अमेरिकी सेना के ठिकानों पर हमला कर सकता है। जैसे कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है, यूएई में अल धफ्रा एयरबेस है, और भी कई ठिकाने हैं उस इलाके में अमेरिका के, सब ईरान के निशाने पर होंगे। हालांकि यूएई और सऊदी अरब ने साफ कर दिया था कि वो अपनी जमीन पर जो अमेरिका के ठिकाने हैं उनका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए उसकी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो उन्हीं अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा जहां से उस पर हमला किया जाएगा। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें भी हैं जो इन सब ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। ईरान ने यूएन को साफ कह दिया है कि अमेरिका की धमकियां यूएन के नियमों के खिलाफ हैं। मतलब अमेरिका यूएन के नियमों के खिलाफ जाकर उस पर हमला करेगा तो साफ है ईरान भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं देखने वाला। तो यह तो हो गई अमेरिका की सेना के ठिकानों की बात। लेकिन ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर हामिद रजा मुगदमफर नाम के एक व्यक्ति ने सीधे ट्रंप को चेतावनी दे दी। और यह व्यक्ति कौन है? यह ईरान की सेना की मुख्य ब्रांच जो है IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, उसके प्रमुख के सलाहकार हैं। यानी इनकी बात हल्के में तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती। IRGC ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान का जवाब सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा। वो राष्ट्रपति ट्रंप और उनके दामाद जैरेड कुशनर की UAE में निजी संपत्तियों को निशाना बनाएंगे। तो दुनिया के कान खड़े हो गए इस खबर पर। ट्रंप और उनके दामाद की UAE में निजी संपत्तियां कौन सी हैं? तो ये तो पब्लिक जानती है कि पॉलिटिक्स में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े व्यापारी रहे हैं। मानते तो लोग ये हैं कि अब भी व्यापारी ही हैं और सिर्फ दिखाने के लिए अपने बिजनेस से अलग हुए हैं कि भाई बिजनेस परिवार संभाल रहा। उनकी मुख्य कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक निजी कंपनी है। लगभग 500 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियां को चलाती है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी मुख्य रूप से अब रियल एस्टेट यानी जमीन जायदाद के काम में है। पहले बहुत सारे काम थे, ब्यूटी पेजेंट ये वो सब था, लेकिन अब मुख्य रूप से रियल एस्टेट में होटल बनाती है, गोल्फ कोर्स बनाती है, मकान बनाती है, अपार्टमेंट बनाती है, रिजॉर्ट बनाती है, कमर्शियल बिल्डिंगें भी बनाती है। ट्रंप के नाम से दुनिया भर में होटल, गोल्फ क्लब, गोल्फ कोर्स, रिजॉर्ट, घर बनते हैं। ट्रंप अब राष्ट्रपति हैं। कंपनी आधिकारिक रूप से उनके परिवार के पास है। जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं। उन्होंने 2021 में एफिनिटी पार्टनर्स नाम की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म भी बनाई थी, यानी ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनियों में निवेश करती है। और यह कंपनी निवेश के लिए पैसा कहां से लेती है? सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से भी लेती है। ऐसे देशों से पैसे लेकर कंपनियों में निवेश करती है। तो प्राइवेट इक्विटी कंपनी अब वो गाजा के पुनर्निर्माण में भी शामिल हैं। जो ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया उसमें जो पुनर्निर्माण हो रहा है उसमें भी ये शामिल है। तो ट्रंप और कुशनर के UAE में बड़े निवेश हैं, होटल और रियल एस्टेट में खासकर। ट्रंप के नाम से दुबई में कई रिहायशी टावर भी बन रहे हैं। दुबई में ट्रंप ब्रांडेड टावर के लिए UAE के साथ $150 करोड़ का सौदा हुआ है। ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में UAE के एक रॉयल फंड ने $500 मिलियन निवेश किया है। हालांकि ये UAE में कोई संपत्ति नहीं, ये तो निवेश है।
कुशनर की कंपनी को भी यूएई से पैसे मिलते हैं, लेकिन खतरा उन संपत्तियों को है जिनमें ट्रंप के परिवार ने निवेश किया हुआ है। भले ही यूएई और सऊदी अरब कह रहे हों कि वो अपने यहां से अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करने देंगे, लेकिन मुकद्दमफर ने कहा है कि वहां ट्रंप की संपत्तियों को नष्ट करने से ट्रंप और कुशनर व्यक्तिगत रूप से बर्बाद हो जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से बर्बाद हो जाएंगे और ट्रंप के लिए यह अमेरिकी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने अमेरिका को पहले ही इन जगहों के बारे में चेतावनी दे दी है और ईरान की सेना इन पर हमला करने के लिए 100% तैयार है। यह चेतावनी ईरान की तरफ से एक नई रणनीति है। वो सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं, बल्कि ट्रंप की निजी संपत्तियों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। यूएई अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन वहां ट्रंप के बिजनेस भी हैं। इससे तनाव और बढ़ गया क्योंकि ये संपत्तियां तो दुबई जैसे शहरों के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में, यानी ईरान से अगर युद्ध हुआ अमेरिका का, तो युद्ध ऐसे इलाकों तक पहुंचने का खतरा है जो रिहायशी और कमर्शियल इलाके हो सकते हैं। ऐसे नागरिकों तक पहुंचने का खतरा है जिनका युद्ध से लेना देना भी नहीं है। ईरान चिता रहा है या खोखली धमकी दे रहा है, यह टेस्ट करने का जोखिम कोई मोल नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि बातचीत में तो अमेरिका यही कह रहा है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है और ईरान कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सेना की तैनाती से युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। अगर बातचीत विफल हुई तो स्थिति खराब हो सकती है। ईरान चाह रहा है कि ये वहां के बाकी देश भी समझ ले कि खतरा क्या है, कि युद्ध कहीं ऐसी खतरनाक करवट ना ले ले कि ट्रंप की संपत्तियों को टारगेट करने की चपेट में बाकी शहर और उनके बाशिंदे ना आ जाएं। 100 बात की एक बात। उधर खबर है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इस महीने के आखिर में भारत का दौरा करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इस महीने के आखिर में भारत का दौरा करेंगे। खबर है कि वो पहले मुंबई जाएंगे, उसके बाद दिल्ली आएंगे। उनका दौरा 26 फरवरी से 7 मार्च तक होगा और अपने इस दौरे में वो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान भी जाएंगे। दिल्ली में दक्षिण अमेरिकी देश गयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और गयाना के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुनिया भर के बाजारों में छाई तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा। सेंसेक्स 480 अंक चढ़ा तो निफ्टी भी तेजी के साथ 25,713 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए कमाए। पीएसयू बैंक और फार्मा इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि आईटी और मेटल इंडेक्स में गिरावट देखी गई। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शराब कारोबारी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उनके बेटे को हिरासत में ले लिया। बताया गया कि मानवेंद्र सिंह नाम के वो व्यक्ति कुछ दिन से लापता थे। इसके बाद उनके बेटे ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के कुछ ही घंटों के बाद पड़ोसियों ने मानवेंद्र सिंह के घर से बदबू आने की शिकायत की। पुलिस की टीम तुरंत वहां छानबीन करने पहुंच गई। इस दौरान उनके घर के आसपास भारी भीड़ जुट गई, लेकिन जैसे ही पुलिस अधिकारी मकान के अंदर पहुंचे उनके होश उड़ गए, क्योंकि मानवेंद्र सिंह के घर के अंदर ही उनका शव बरामद हुआ। पुलिस ने दावा किया कि उनके शव का आधा हिस्सा घर की पहली मंजिल पर मिला और आधा हिस्सा घर की दूसरी मंजिल से बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों हिस्सों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डरा देने वाली यह घटना लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में हुई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। बताया गया मानवेंद्र सिंह शराब के बड़े कारोबारी थे और अपने बेटे और बेटी के साथ रहते थे। उनकी हत्या के बाद पुलिस ने उनके बेटे को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। उधर झारखंड के गिरिडीह में नगर निगम के चुनाव के दौरान गोलीबारी हो गई। झारखंड के गिरिडीह में नगर निगम चुनाव के दौरान फायरिंग हो गई। वहां गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। गोली चलाने का आरोप वार्ड नंबर 18 से उम्मीदवार शिवम आजाद के समर्थकों पर लगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो गई। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 16 राज्यों के 339 एथलीट हिस्सा लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विंटर गेम्स को जम्मू कश्मीर की पहचान, एकता और भारत की ताकत का उत्सव बताया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में होली की शुरुआत हो गई। मंदिर पहुंचे भक्त रंग गुलाल उड़ाते और नाचते गाते दिखे। मंदिर की परंपरा के मुताबिक सबसे पहले भगवान को गुलाल अर्पित किया गया, फिर पिचकारी से रंग खेला गया।